हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक पर प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आप इन तीनों क्वेश्चंस को पहले खुद से अटेम्प्ट करिए। खुद से अटेम्प्ट करने के बाद आप इनका सॉल्यूशन वीडियो देखिए। पहला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अ पॉइंट z मूव्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन सच दैट आर्गुमेंट ऑफ z minus 2 by z plus 2 is equal to pi by 4, then the minimum value of modulus z minus 9 root 2 minus 2y square is equal to। अब इस प्रॉब्लम को दो तीन डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। एक जो रूटीन एल्जेब्राइक मेथड होता है, जिस मेथड से बहुत सारे बुक्स में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा कि आर्गुमेंट ऑफ दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो tan इनवर्स वाला जो फॉर्मूला होता है ना आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करने का, तो tan इनवर्स वाला फॉर्मूला वगैरह यूज करके इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। आप लोकस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर z फाइंड करिए, फिर आप देखिए कि अच्छा ये जो लोकस है वो एक सर्कल का लोकस है, तो वो एक तरीका है, लेकिन वो तरीका काफ़ी लेंदी हो जाता है और मुझे वो तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस में अगर कोई ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन हो तो मैं हमेशा ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन को प्रेफर करता हूं, क्योंकि ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन ज़्यादा इंट्यूटिव होता है, ज़्यादा आसान होता है, ज़्यादा शॉर्ट होता है। इस क्वेश्चन में भी आप देखिए कि आपको क्या दे रखा है, आर्गुमेंट ऑफ वन कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज अ कांस्टेंट एंगल। तो जब भी आपको इस तरह से कुछ हो ना कि आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z माइनस जेड नॉट डिवाइडेड बाय अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर z माइनस जेड वन, इफ दिस आर्गुमेंट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट एंगल थीटा, तो बच्चों को लग जाना चाहिए कि अरे अरे ये जो z है उसका लोकस क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, उसका लोकस एक सर्कल होगा। सिंपल, क्योंकि सर्कल की एक प्रॉपर्टी जो होती है आप लोगों ने जानते हैं ना कि अगर मान लीजिए कि ये एक सर्कल का आर्क है और उस आर्क में मान लीजिए कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है z नॉट, यहाँ है z1, तो और यहाँ पे एक नंबर है z, तो z माइनस जेड नॉट ये वाला लाइन हो गया, z माइनस जेड वन ये वाला लाइन हो गया, दोनों लाइन के बीच में जो ये एंगल बनेगा वो ये वाला एंगल हो गया। और अगर ये एंगल कांस्टेंट है तो हम लोग जानते हैं ना कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल दैट इज कांस्टेंट। तो उस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग कह सकते हैं कि ये जो लोकस बन रहा है इस पॉइंट z का, वो अ पार्ट ऑफ अ सर्कल है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब यहां से तो आपको बिल्कुल दिख रहा होगा ना कि जो z कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक सर्कल के पार्ट पे लाई करेगा, और वो सर्कल कैसा बनेगा, सर्कल कुछ इस तरह का बनेगा। क्योंकि देखिए आपको क्या दे रखा है, ऊपर में z माइनस टू है और नीचे में है z प्लस टू, तो z प्लस टू को हम लोग z माइनस माइनस टू लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है माइनस टू, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है टू। न्यूमरेटर में क्या है z माइनस टू, डिनोमिनेटर में क्या है z माइनस माइनस टू। तो z माइनस माइनस टू का मतलब क्या हुआ कि z अगर मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, तो z माइनस माइनस टू का मतलब ये हुआ कि z यहां से माइनस टू को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन आप बना दीजिए, तो ये हो गया z माइनस माइनस टू यानी कि z प्लस टू। तो z प्लस टू ये वाला लाइन जो है ना वो z प्लस टू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक जो लाइन बन गया ये z प्लस टू के लिए हो गया, ये जो लाइन हो गया ये किसके लिए हो गया, z माइनस टू के लिए। मान लीजिए कि कोई जेनेरिक पॉइंट z यहाँ पे है, तो ये तो सबको समझ में आ रहा होगा कि ये जो वेक्टर बना ये क्या है, डिनोमिनेटर वाला वेक्टर है z प्लस टू, और ये जो वेक्टर बना ये z माइनस टू न्यूमरेटर वाला है। और एंगल में हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ जाते हैं, रोटेट होते हैं। तो देखो आप इसमें देखो z प्लस टू जो डिनोमिनेटर में है वो ये लाइन है और z माइनस टू ये वाला है। तो आप कैसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो ना, एंटी क्लॉकवाइज, और एंगल भी देखो प्लस पाई बाई फोर है। हमेशा याद रखना प्लस एंगल है इसलिए हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा मैं ये नोटेशन यूज करता हूं, जब भी आप लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल पॉजिटिव होगा। यहां भी आप देखो ये वाला लाइन है डिनोमिनेटर वाला z प्लस टू, और ये वाला लाइन है न्यूमरेटर वाला z माइनस टू। तो आप डिनोमिनेटर से घूमकर न्यूमरेटर की तरफ हमेशा जाते हैं, यानी कि हम लोग ऐसे घूमेंगे। ठीक है, तो हम लोग कैसे घूम रहे हैं, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। कितना एंगल,
पाई बाई 4 एंगल, यानी कि ये वाला जो एंगल है पाई बाई 4 होगा। इसलिए ये जो आर्क ऑफ अ सर्कल हमने बनाया है ना, ये रियल एक्सिस के ऊपर हो रहा है। ऊपर क्यों बना? कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि सर आप यहां से भी तो एक सर्कल बना सकते थे, वो आपने क्यों नहीं बनाया? वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बेटा देखो ये क्या है, पाई बाई 4 पॉजिटिव एंगल है, और यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तभी ये पॉजिटिव एंगल बनेगा। अगर मान लीजिए कि यहां पर पाई बाई 4 के बदले माइनस पाई बाई 4 दे देता, तब क्या हो जाता? तब उस केस में जो सर्कल बनता वो रियल एक्सिस के नीचे बनता, कुछ इस तरह का सर्कल बन जाता। तो अगर यहां पर पाई बाई 4 के बदले माइनस पाई बाई 4 होता, या मान लीजिए कि क्वेश्चन में ये रहता कि ऊपर में रहता है z+2 और डिनोमिनेटर में रहता है z-2, यानी कि अगर क्वेश्चन ऐसा रहता कि आर्गुमेंट ऑफ z+2 डिवाइडेड बाई z-2 दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4, यानी कि कंडीशन रिवर्स हो गया, तो उस केस में सर्कल रियल एक्सिस के नीचे आ जाता। तो सर्कल ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा ये जरूर ध्यान में रखिएगा। अब ये जो सर्कल बना है इसकी क्या खासियत है? ये एंगल हमेशा क्या होगा? पाई बाई 4 होगा। यहां भी देखो ये एंगल क्या होगा? पाई बाई 4 होगा। तो अब इस लोकस का ये जो सर्कल बना इसका इक्वेशन क्या होगा, या इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा, वो कैसे फाइंड किया जाए? बहुत आसान है। आप देख रहे हैं कि ये वाला एंगल है पाई बाई 4, तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट द सर्कम्फ्रेंस। ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री हो गया। अब ये 2 है तो अब सबको पता है ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 2 है। तो अब तो हर किसी को पता हो गया ना कि ये जो सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है, सेंटर जो है वो 0 और 2 पे है। रेडियस कितना है भाई? ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो जो रेडियस है वो रेडियस हो गया 2√2। तो आपने लोकस ऑफ द पॉइंट z फाइंड कर लिया, यानी कि ये जो पॉइंट z है वो एक सर्कल के आर्क पे मूव कर रहा है। किस सर्कल के आर्क पे? जिसका सेंटर कहाँ पे है? 0, 2 वहाँ पे है, और रेडियस उसका 2√2 है। 2√2 कैसे आया? देखो ये 90 डिग्री है, ये दोनों रेडियस है, तो ये एंगल 45 होगा, ये भी 45 होगा, ये 2 है, ये 2 है, ये एंगल 45 है, तो ऑब्वियसली ये 2√2 हो जाएगा। सिंपल। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ z-9√2 - 2y मॉडुलस होल स्क्वायर, वो क्या होगा? तो मॉडुलस ऑफ z-9√2 - 2y का मतलब क्या हुआ कि पॉइंट z और 9√2 और 2 ये वाला जो पॉइंट है उन दोनों पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? सीधी सी बात वही है। तो हम लोग 9√2 और 2 सबसे पहले ये वाला पॉइंट बना लें। 9√2 और 2 कहाँ पे होगा? सेंटर देखिए यहाँ पर है, y कोऑर्डिनेट उसका 2 है, तो 9√2 2 कहाँ होगा? 9√2 2 इसी सीध में, यानी कि इसी वर्टिकल हाइट पे यहाँ पे पॉइंट हो गया। मान लीजिए कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम कुछ कर दें, नाम कर देते हैं, चलो भाई इसका नाम कर देते हैं हम लोग P कर देते हैं, इसका नाम कुछ कर देते हैं M कर देते हैं, M कर दे, क्यों कर दे, चलो M कर देते हैं। तो हमसे ये पूछा है कि ये जो पॉइंट Z है, Z कहाँ पे मूव कर सकता है? इस रेड वाले सर्कल पे कहीं भी मूव कर सकता है। तो P और Z के बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? बेसिकली यही पूछ रहा है। तो आपको तो सिंपल ज्योमेट्री से लग रहा है ना कि हाँ भाई मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है ना, तो ये वाला जो पॉइंट है वो मिनिमम डिस्टेंस का होगा। ये टोटल डिस्टेंस M से लेकर P तक कितना होगा? ये पॉइंट P है 9√2 तक, तो ये वाला जो टोटल डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है 9√2। P का x कोऑर्डिनेट है 9√2, ये वाला पूरा का पूरा डिस्टेंस हो गया 9√2। रेडियस कितना है? 2√2, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 9√2 - 2√2 7√2। आपसे क्या पूछा है? इस डिस्टेंस का स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या है, यानी कि इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 49 × 2 98, तो आंसर हो गया 98। तो अगर आप ज्योमेट्री का यूज करेंगे तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर आप इस पॉइंट को ऐसे ज्योमेट्रिकली नहीं समझ करके दूसरे तरीके से समझना चाहते हैं तो मैं वो भी बता देता हूं। मैं कोई भी एक जेनरिक पॉइंट Z ले लेता हूं, ये वाली जो मान लीजिए कि कोई पॉइंट Z है, हमसे क्या पूछा गया है? Z से P तक का जो डिस्टेंस है ना, ये इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? बहुत सिंपल है ना। अब आप देखो इसी डायग्राम में देख लो, ये जो पॉइंट Z है इसको हम लोग जरा इसको और इसको ऐसे ज्वाइन कर दें, ठीक है। तो आप देखो तो यहाँ पे आपने क्या बना दिया? ये एक ट्रायंगल बन गया ना, बिल्कुल सही, ये ट्रायंगल बन गया। इस पॉइंट का नाम अगर Z ही कर देते हैं,
जेड नहीं करते हैं, जेड तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यूज़ करते हैं, तो नाम कुछ और कर दें, एम पी क्या नाम रखें भाई, क्यू कर दें। अभी क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, मैं ज़बरदस्ती का आपको कुछ कुछ नई नई थियरी बताता रहता हूँ, बस मैं बता रहा हूँ। इसका नाम कर देते हैं क्यू। तो अब ज़रा देखो तो ट्राइंगल एम पी क्यू, इस ट्राइंगल में ये जो पी क्यू है ना, ये क्या है, थर्ड साइड है। तो थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स, ये तो हर किसी को पता है, यानी कि पी क्यू विल बी ग्रेटर देन एम पी माइनस एम क्यू, बिल्कुल सही। तो जो पी क्यू है उसका जो डायमेंशन होगा वो एम पी माइनस एम क्यू, इससे बड़ा होगा। एम पी कितना है, एम पी की वैल्यू है 9√2। एम क्यू कितना है, एम क्यू है रेडियस के बराबर 2√2, यानी कि पी क्यू, ये जो पी क्यू डिस्टेंस है, दिस पी क्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 9√2 माइनस 2√2, यानी कि 7√2। तो आप ट्राइंगल इनइक्वालिटी का भी यूज करके इस चीज को फाइंड कर सकते हैं कि कोई भी पॉइंट आप z लीजिए, उसका इस पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट 9√2 है, उससे मिनिमम डिस्टेंस 7√2 होगा ही। ट्राइंगल इनइक्वालिटी से आप इसको समझ सकते हैं। आप दूसरे तरीके से भी समझ लो इसको। आप पॉइंट M पे हो, आपको पहुंचना है P पे, तो दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, आप अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मूव करो तो आप सीधा चले जाओगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। अगर आप ऊपर नीचे दाएं बाएं करोगे, मान लो कि आप M से Q पे गए फिर वापस P पर आए, तो आपको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ना। और देखो M से Q जाओ या M से यहाँ तक जाओ, ये वाला डिस्टेंस तो सेम है, सारा का सारा डिस्टेंस रेडियस के बराबर है। तो इस पॉइंट Q से P तक पहुंचने का मिनिमम डिस्टेंस कब होगा, अगर आप इसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करते हैं। तो एक छोटी सी बात को मैं 2-3 तरीके से समझा रहा हूं, मैंने 3 तरीके से बता दिया कि ये वाला जो पॉइंट है ना, वो इस पॉइंट P के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है, क्लोजेस्ट है। ज्योमेट्रिकली भी आपको डायग्राम से भी दिख रहा है, या आप ट्राइंगल इनइक्वालिटी से देख सकते हैं, या वैसे भी देखिए कि आपको M से P जाना है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, आप अलोंग द स्ट्रेट लाइन चले जाइए। आप ऊपर नीचे होकर के जाइएगा तो ज़्यादा डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 7√2, क्वेश्चन कैंसिल हो गया, 49 इंटू 2 98। अब हम लोग दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z माइनस आई बाई z माइनस 1 इज प्योरली इमेजिनरी देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। ये भी मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अब दूसरा कॉन्सेप्ट यूज किया है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि z माइनस आई डिवाइडेड बाई z माइनस 1 इज प्योरली इमेजिनरी। जब भी कोई नंबर आपको प्योरली इमेजिनरी मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक चीज तो सीधा सीधा ये है कि ये जो नंबर महाशय है, इसका जो आर्गुमेंट होगा वो क्या होगा, या तो π/2 होगा या 3π/2 होगा, कुछ भी होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा। यानी कि आपको ये बता रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आई बाई z माइनस 1 इज π/2 और 3π/2, यानी कि z माइनस आई और z माइनस 1। तो आप देखो न्यूमरेटर वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है और डिनोमिनेटर वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों के बीच में 90 डिग्री या 270 डिग्री का एंगल बन रहा है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये आपको क्या बता रहा है कि अच्छा z ऐसा हो कि z से i वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ भाई मान लो कि z यहाँ पे है, i कुछ यहाँ पर है और z यहाँ पर है, 1 कुछ यहाँ पर होगा, तो z से i के बीच में जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना, अच्छा ये, और z से 1 के बीच में जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना, अच्छा ये, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है और z ऐसे ही मूव कर रहा है कि ये एंगल 90 डिग्री ही रहता है या 270 डिग्री ही रहता है। तो ये आपको क्या बता रहा है कि z ऐसा लोकस है कि वो एक सर्कल का पार्ट है, हाँ, और i और 1 क्या है, उस सर्कल के डायमीटर के दो एंड्स हैं। तो ये सब आपको समझ में आना चाहिए बच्चों, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को चाहो तो एल्जेब्राइक मेथड से कि हाँ भाई आर्गुमेंट है तो tan इनवर्स ये निकालो, tan इनवर्स वो करो, या ये प्योरली इमेजिनरी है तो उसका ये भी कंडीशन होता है ना कि z इज इक्वल टू माइनस z बार हो जाता है ना, अगर कोई नंबर प्योरली इमेजिनरी हो तो वो सब कंडीशन लगाओगे तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन लेंदी होगा। z इस सर्कल पे लाई करेगा, ये वाला पॉइंट क्या है 1 0, ये वाला पॉइंट क्या है i, मतलब 0 और i कह लें तो ये i हो गया। और यहाँ से देखिए आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए z, आजा बेटा, मान लीजिए कि ये z है, तो आप यहाँ से एक लाइन ये बना दीजिए,
यहाँ से ये लाइन बनाइएगा तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ये पॉइंट Z हो गया। तो ये आपको क्या बता रहा है कि Z जो है वो इस रेड सर्कल पे मूव कर रहा है। उस सर्कल के डायमीटर के दो एंड्स क्या हैं, I और 1, मतलब I मतलब 0 और I हो गया, और ये 1 मतलब 1 एंड 0। ठीक है, तो आपको डायमीटर पता हो गया, रेडियस पता हो गया, सेंटर पता हो गया। सेंटर क्या होगा इस सर्कल का, बहुत सिंपल है ना, सेंटर तो इसका होगा हाफ और हाफ, तो सेंटर यहाँ कहीं बीच में होगा। ये इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0 1 है ना, और ये है 1 0, तो सेंटर कहाँ पे होगा, हाफ हाफ पे होगा। रेडियस क्या होगा, बहुत सिंपल है, रेडियस इस डिस्टेंस के बराबर होगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2। हमसे पूछा था कि mod z -3 3i इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यानी कि ये आपसे पूछ रहा है कि z और 3 वाला जो पॉइंट है ना, 3 वाला पॉइंट मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस क्या होगा। तो सिंपल सी बात है ना, ये देखो ये सेंटर है, ये 3 है, आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो जो मिनिमम डिस्टेंस किसके केस में होगा, ज्योमेट्रिकली दिख रहा है ना कि जो ये सेंटर वाला पॉइंट जहाँ से होगा उससे होगा, मिनिमम डिस्टेंस तो वही होगा ना। आप ये देखो ये सेंटर है जो हाफ हाफ पे है, ठीक है, ये 3 पे है, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस सर्कल के सेंटर से आप 3 को कनेक्ट करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन बना दो। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन इस सर्कल को जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, मान लो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यही वाला पॉइंट 3 से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे होगा। इस डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत सिंपल है, सबसे पहले आप सेंटर से 3 का डिस्टेंस फाइंड कर लो। वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 3 है, ये हाफ है, तो 3 माइनस हाफ यानी कि 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, यानी कि सेंटर से 3 का डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस है √25/4 × 2, यानी कि वो डिस्टेंस है 5/√2। हो गया ना, सिंपल सा, ऐसा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो सेंटर से, यहाँ से सेंटर से 3 का डिस्टेंस है 5/√2, रेडियस तक डिस्टेंस कितना है 1/√2, तो इस पॉइंट Z का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम 3 कितना हो जाएगा, बहुत सिंपल है, वो हो जाएगा 5/√2 माइनस 1/√2 यानी कि 4/√2, यानी कि आंसर हो जाएगा 2√2। ज्योमेट्रिकली अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे, जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लेट z इज इक्वल टू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज। इस क्वेश्चन में तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो z दे रखा है 1 - i√3/2, क्या ये आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा है? बिल्कुल सही, आपको ये जाना पहचाना लगना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो ये z जो है वो माइनस ओमेगा के बराबर है, वेयर ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इस तरीके से क्वेश्चन में छुपे हुए हिंट को पहचानिए। ये जो z है वो माइनस ओमेगा है, इसको हम लोग आयलर्स फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं -e⁻i 2π/3, बिल्कुल सही, ऐसे लिख सकते हैं। अब पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा है z + 1/z का होल क्यूब, फिर z² + 1/z² का होल क्यूब, इस तरह 21 टर्म्स हैं। तो आपको जो एक टिपिकल ब्रैकेट मिलेगा अंदर में, वो ब्रैकेट क्या मिलेगा, वो ब्रैकेट आपको ऐसा मिलेगा z⁻k + 1/z⁻k। ठीक है, अब इसका होल क्यूब तो होगा ही, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। ये समझ में आया, ये क्या है z⁻k + 1/z⁻k। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं z⁻k + z⁻−k। अब z⁻k है क्या, z⁻k अगर आप यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा -1⁻k रहेगा ही, फिर आ जाएगा e⁻i 2π/3k, ये हो गया। अब इसमें अगर आप करिए z⁻k + z⁻−k, तब क्या हो जाएगा, ये -1⁻k तो रहेगा ही, प्लस यहाँ पर आ जाएगा e⁻−i 2π/3k, ये हो जाएगा। दोनों को जब ऐड करिएगा तो, और यहाँ पर अब आप यूज़ करिए ये वाला फॉर्मूला e⁻i⁻θ + e⁻−i⁻θ = 2 cos θ, ये होता है ना, उस फॉर्मूले का यूज़ करिए, उसका यूज़ करिएगा तो ये क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग z⁻k
प्लस 1 बाई जेड टू द पावर के, ये फाइंड कर रहे हैं, वेयर के इज एन इंटीजर फ्रॉम 1 to 21। कोई भी इंटीजर हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना क्वेश्चन में आपको z प्लस 1 बाई जेड है, फिर जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर है। तो ऐसे करिए तो आपको ये मिल जाएगा कि z टू द पावर के प्लस 1 बाई जेड टू द पावर के, दिस विल बी इक्वल टू -1 टू द पावर के इंटू ये हो जाएगा 2 cos 2 पाई बाई 3 के। अब ये देखिए ये है क्या, cos 2 पाई बाई 3 के क्या है 1 2 3 ऐसा होता रहेगा। तो जैसे ही k 1 होगा तो अंदर में क्या होगा cos 2 पाई बाई 3, जब k 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 पाई बाई 3, k जब 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 पाई, और उसके बाद ये फिर पीरियोडिक फंक्शन की तरह रिपीट होता रहेगा। जब 2 पाई बाई 3 है तो एंगल कुछ यहाँ होगा, 4 पाई बाई 3 है तो यहाँ होगा, फिर 2 पाई है तो यहाँ हो जाएगा। हमने अभी दिखा दिया ना z टू द पावर k प्लस z टू द पावर माइनस k, ये बेसिकली क्या हो जाएगा -1 टू द पावर k, और अंदर में हो जाएगा 2 cos 2 पाई बाई 3 k। तो k जब 1 होगा तो आप यहाँ पर हैं 2 पाई बाई 3 पे हैं, k जब 2 होगा तो आप 4 पाई बाई 3 एंगल पे हैं, ठीक है। k जब 3 होगा तो आप यहाँ पर आ गए, फिर जब k 4 होगा तो फिर आप वापस यहीं आ गए, 5 पे यहाँ आ गए, 6 पे यहाँ आ गए, इस तरह आप रिपीट करते जाएंगे। ये तो सबको समझ में आ गया। और k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है ज़रा ध्यान दो, k की वैल्यू 1 2 3 फिर उसके बाद 4 5 6 ऐसे बढ़ते जा रहा है। तो आप क्या करिए कि आपको जो 21 टर्म्स दे रखा है ना उसमें 3 का पेयर बना लीजिए, यानी कि 1 2 3 एक साथ, 4 5 6 एक साथ, 7 8 9 एक साथ करिए। ऐसे करने से क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या फ़ायदा मिलेगा मैं अभी बताता हूँ। जब आप z टू द पावर k प्लस z टू द पावर माइनस k इक्वल टू 1 के लिए करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। k इक्वल टू 1 के लिए करिएगा तो 2 cos 2 पाई बाई 3 ये आपको मिल जाएगा -1, और ये k की वैल्यू 1 है तो ये -1 यहाँ से और -1 यहाँ से आपको मिल जाएगा 1। फिर जब k इक्वल टू 2 करिएगा तो ये यहाँ से प्लस आ जाएगा और यहाँ वाला ये माइनस रहेगा, तो k इक्वल टू 2 के लिए हो जाएगा -1। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 -1। 1 कब होगा जब k की वैल्यू 1 होगी तो ये वाला टर्म हो जाएगा 1, ठीक है। k की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो ये हो जाएगा -1। फिर जब k की वैल्यू 3 हो जाएगी तो 2 cos 2 पाई बाई 3 k है तो ये पूरा पूरा हो जाएगा 1, क्योंकि cos 2 पाई क्या होता है 1 होता है, और यहाँ का 2 और ये -1 टू द पावर 3 तो क्या हो जाएगा -2, और क्यूब भी करना है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं -2 होल क्यूब। तो ये आपको पहला 3 टर्म मिला, 1 -1 और फिर -2 होल क्यूब। उसके बाद जब 4 5 6 करिएगा तो देखिए यहाँ से ये पीरियोडिक फंक्शन है तो सब कुछ सेम रिपीट होगा, लेकिन जब 4 की बारी आएगी तो यहाँ हो जाएगा -1 टू द पावर 4, यानी कि वो प्लस दे रहा है और यहाँ अंदर से माइनस आ रहा है। तो 4 5 6 के केस में क्या हो जाएगा -1 +1 और यहाँ फिर आ जाएगा +2 होल क्यूब, ऐसे आ जाएगा। यानी कि 1 2 3 के लिए जो टर्म आया उसी का ठीक उल्टा या नेगेटिव हो जाएगा 4 5 6 के लिए, यानी कि 1 2 3 वाले, यानी कि k इक्वल टू 1 k इक्वल टू 2 k इक्वल टू 3, इसके लिए जो 3 टर्म्स आएंगे और जो 4 5 6 के लिए जो 3 टर्म्स आएंगे वो सब आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में देखिए आपको इस तरह के 21 टर्म्स दे रखे हैं। तो देखो क्या होगा, देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये 3 और अगला 3 वो सब एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो इस 21 टर्म्स को आप 3 के 7 पेयर में बना सकते हैं ना, बिल्कुल बना सकते हो। आप देखो ऐसे लिख सकते हो ना, आपको टोटल 21 टर्म्स हैं तो 1 2 3 ये 3 हो गया, फिर 4 5 6 ये 3 हो गया, फिर 7 8 9 इस तरह के हो जाएंगे, 7 पेयर्स होंगे ना 3 के। तो ये 3 और ये 3 आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, फिर ये 3 फिर अगला 3 आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और इस तरह के 7 पेयर्स हैं, 7 ग्रुप आपको मिलेंगे।
6 ग्रुप जो है वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर जाएगा, क्योंकि अभी हमने लिखा है ना 1 2 3 वाला जो टर्म है वो 4 5 6 वाले से कैंसिल हो जाता है, 7 8 9 वाला 10 11 12 वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? बचेगा आपको ये लास्ट वाला 3, यानी कि आपको 1 2 3 के लिए जो बेसिकली आ रहा है वो बच जाएगा। तो इसमें है क्या? 1 2 3 वाले में क्या बचा था आपको? 1 था, -1 था, फिर -2 होल क्यूब था। तो 1 -1 ये कैंसिल हो गया, -2 होल क्यूब हो जाएगा -8, और यहाँ पे दे रखा है 21, तो 21 - 8 हो गया 13। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 13। तो इस पूरे क्वेश्चन में आपको पैटर्न रिकॉग्निशन करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि पैटर्न क्या है। सबसे पहले तो ये देखना है कि हर ब्रैकेट जो है ना वो इस तरह का है, -1 2 cos 2π/3 k। इसका क्यूब भी करना है, वो तो हम लोग कर ही लेंगे ना जब फाइनल करेंगे तो। और ये देखना है कि 3 3 के पेयर में आप काम करिए। 3 3 के पेयर में करिएगा तो कैसे नंबर आएंगे? 1 -1 -8। अगला जो होगा वो इसका ठीक नेगेटिव होगा, यानी कि 3 3 के पेयर में जब काम करिएगा तो ये 3 पेयर का सम अगले 3 ग्रुप के सम से कैंसिल हो जाएगा। और 21 टर्म्स हैं तो हमारे पास 7 ऐसे ग्रुप्स हैं। तो पहला ग्रुप दूसरे से कैंसिल होगा, तीसरा ग्रुप फोर्थ से कैंसिल होगा, और इस तरह के 7 ग्रुप्स हैं। तो 6 ग्रुप्स तो आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे। 7th ग्रुप जो रहेगा वो बचा रहेगा, उसमें 3 टर्म्स आएंगे, 1 -1 और -8। तो 1 -1 कैंसिल हो गया, बचा -8, 21 - 8 आंसर हो गया 13।